हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो भाई सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही बात करना चाहूंगा कि अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए भाई। बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत। आज का टेम्परेचर लगभग था 42 डिग्री। तो अपना पूरा ध्यान रखें, गर्मी से बचाव रखें अपना। ठीक है, चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है अपना फिजिक्स का, PHYSICS। और यह टॉपिक है ऊष्मा से संबंधित। इससे संबंधित ऊष्मा से, क्योंकि इसके जो फिजिक्स के टॉपिक है ना वो छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में करवा रहा हूँ। केमिस्ट्री और फिजिक्स तो अपने बायोलॉजी अपनी कंप्लीट होने ही वाली है थोड़े दिनों में। तो टॉपिक का नाम है गैसों का प्रसार। गैस तो आप समझते ही हो कि गैस ये पदार्थों की अवस्था एक होती है गैस, है ना। तो मैंने आपको पदार्थों की अवस्थाओं में बहुत सी गैसों की बातें मैंने आपको बता दी है। रिवाइज करा देता हूं। इनका आकार व आयतन क्या होता है? आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित। ऊष्मा देने पर इनका प्रसार होता है, इनका प्रसार यानी गर्म होने पर इनका प्रसार होता है। तीसरी बात, इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं। कण बहुत दूर दूर होते हैं। आकर्षण बहुत कम होता है। आकर्षण क्या होता है? बहुत कम होता है। इसी वजह से मैं आपको एक बात बता देता हूं, कभी नोटिस करना, जो भाप होती है पानी की या जो धुआं होता है वो ऊपर की ओर ही क्यों उठता है? ऊपर की ओर ही क्यों उठता है? तो आपको पता है, जो गैसें होती है उनके कण दूर दूर होते हैं। तो जब गैसों को गर्म किया जाता है या उनको कणों को जब ऊष्मा दी जाती है तो वो ऊपर की ओर उठते हैं। इस वजह से धुआं या भाप होती है वो ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, तो ये आपका एक इजी सा क्वेश्चन बन गया। प्रसार का मतलब होता है फैलना। प्रसार का मतलब क्या होता है? फैलना। तो गैसें कैसे फैलती हैं, कैसे क्या होती है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बस ये चार पांच बातें हैं, सारी बातें आपको पता ही है और मैंने ये 2 मिनट में बता भी दी है। यही बातें पढ़ लेते हैं। गैसों का गतिज सिद्धांत। चलिए, दो शब्द हैं, गतिज और स्थितिज। पहले गतिज की बात कर लेते हैं और फिर स्थितिज की बात कर लेते हैं। चलिए, गतिज और स्थितिज की बात करते हैं। गति, गतिज, गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो वह ऊर्जा जो पदार्थ की गति के लिए आवश्यक होती है। किसी भी पदार्थ की गति के लिए या कण की गति के लिए, पदार्थ की जगह कण भी लिख सकते हो आप, कण की गति के लिए आवश्यक होती है, के लिए गति के लिए आवश्यक होती है, वो होती है आपकी गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा जो उसमें स्थित रहती है, कण में स्थित ऊर्जा। इसके मैं आपको कंसेप्ट और एक शॉर्ट वीडियो भी बना चुका हूं। तो जैसे आपने स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो आपने देखा होगा कि पानी को डैम बनाकर पानी को बांध बनाकर रोका जाता है। बांध बनाकर रोका जाता है, तो जब वो बांध एकदम से हटाया जाता है तो पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना। तो वो पानी जब रुका हुआ होता है तो उसमें क्या होती है, वो ऊर्जा उसकी स्थिर हो जाती है, स्टोर हो जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। चलिए, अब है गैसों का गतिज सिद्धांत। भाई गैसें गति कैसे करती हैं या उनका क्या सिद्धांत है? तो गैसों का व्यवहार, यानी कि गैसों का व्यवहार कैसा होता है, गैसीय पदार्थ का व्यवहार कैसा होता है, जो मैं भी आपको बता चुका हूं कि आकर्षण होता है, ये होता है, वो होता है, सारी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं। तो गैसों का जो व्यवहार है, उन व्यवहार का सैद्धांतिक अध्ययन, यानी कि सैद्धांतिक अध्ययन, थ्योरेटिकल इसका अध्ययन जो किया था वो हुआ था 1738 में। कब? 1738 में। और एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था जेम्स बर्नौली। क्या नाम था? जेम्स बर्नौली। जेम्स बर्नौली, ये नाम याद रखना है। ठीक है, जेम्स बर्नौली। इन्होंने सैद्धांतिक अध्ययन किया। अब सैद्धांतिक अध्ययन में आपको बताऊं क्या होता है। जो पॉसिबल तो है लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकती है अगर इस पर थोड़ा काम किया जाए तो, लेकिन एकदम से अपने इसको प्रूफ नहीं कर पाते। जैसे अ, एक है ना, मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं है ज्यादा, मतलब मैं उस चीज में श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा
कि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक बात बोली है कि आप अमर रह सकते हो। टाइम ट्रेवल आपने नाम सुना होगा, टाइम ट्रेवल। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि मान लीजिए एक पृथ्वी है ये, और इस पृथ्वी पर दो बच्चों ने जन्म लिया। कितने बच्चों ने? दो बच्चों ने। एक बच्चा, ये बच्चा ए है, ये पृथ्वी पर ही जन्म, मतलब पृथ्वी पर ही जन्म लेता है, और मतलब पृथ्वी पर जन्म तो ए और बी ने दोनों पृथ्वी पर लिया। जन्म के साथ ये ए बंदा तो पृथ्वी पर ही रहता है, और बी को क्या किया जाता है? लाइट की स्पीड से, किसकी स्पीड से? LIGHT, लाइट की स्पीड से स्पेस में भेज दिया जाता है। ठीक है, स्पेस में भेजा गया। तो ये बच्चा मान लीजिए 3 दिन का हुआ, सपोज दैट यहाँ पर 3 दिन का हुआ। अब ये 3 दिन बाद ये बच्चा जब धरती पर वापस आएगा, ये बच्चा जब धरती पर वापस आएगा तो ये बंदा काफी एज का हो चुका होगा। ये तो सिर्फ 3 दिन का ही है, और ये काफी एजेड हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, हो गया हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो चुकी हो। तो ये टाइम ट्रेवल होता है। लेकिन वही बात, लाइट की स्पीड से लेके कौन जाए उसको? प्रैक्टिकली पॉसिबल ये चीज नहीं है ना, वही बात है। ठीक है, तो सैद्धांतिक होता है कि आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती रियल लाइफ में, क्योंकि लाइट की स्पीड से, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में इतने मीटर चलेगी, तब जाकर आप लाइट की स्पीड से चल पाओगे। तो ऐसी तो अभी तक कोई चीज बनी नहीं है। हाँ, एक काल्पनिक कण बनाया गया है, काल्पनिक कण, यानी कि कल्पना की गई है कि अगर आगे भविष्य में कोई ऐसा कण बनता है जो लाइट की स्पीड से चलता है, लाइट की स्पीड से, या उससे ज्यादा स्पीड से, लाइट या उसकी ज्यादा स्पीड से कोई चलता है, तो उसको बोला जाता है टैचियन। क्या नाम दिया गया था? टैचियन। ये बात भी आपको एक्स्ट्रा में बता दी है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो सैद्धांतिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या हुआ? 1860 से 90 के बीच, यानी कि लगभग 30 साल तक, 30 वर्ष तक तीन वैज्ञानिक, और अभी अपने पास 3 का ही नाम है, अन्य भी हो सकते हैं। तो जिसमें बोल्टमान, वैज्ञानिक का नाम था बोल्टमान, ठीक है, फिर मैक्सवेल और क्लैरियस, ये 3 वैज्ञानिक थे। इन्होंने गैसों से संबंधित कुछ विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए। उन्होंने गैसों से संबंधित कुछ मॉडल प्रस्तुत किए, और इन सभी मॉडलों को कैलकुलेशन निकाली, यानी कि सभी मॉडलों पर उन्होंने काम किया, और गैसों के जितने व्यवहार थे उन्होंने प्रैक्टिकली उसके व्यवहार नोट किए। ठीक है, सैद्धांतिक बात तो किसने बताई थी? जेम्स बर्नौली ने। अब उस जेम्स बर्नौली की बात को फॉलो करके किसने? एक तो बोल्टमान ने, एक कर्लेसियस ने, और एक आपका मैक्सवेल ने। इन तीनों ने क्या किया? कुछ प्रैक्टिकल्स किए, कुछ मॉडल्स बनाए गैसों से संबंधित। ठीक है, और फिर उनका सभी का उन्होंने कैलकुलेशन निकाला, यानी कि उनका अध्ययन किया, और उनसे एक डाटा तैयार किया, कुछ बातें बाहर निकाली, और उन्हीं बातों को बोला गया गैसों का प्रसार, गैसों का प्रसार बोला गया। ठीक है, तो क्या क्या बातें थी वो आपको बातें याद रखनी है। क्या बातें थी? पहली बात क्या थी कि प्रत्येक गैस एक समान द्रव्यमान व आयतन वाले सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिसे बोलते हैं अणु। बता ही दिया कि गैसों में क्या होते हैं? अणु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सारे क्या है? गैसेज हैं। तो इनके जो अणु होंगे, अब ये ऑक्सीजन का अणु है, ये भी ऑक्सीजन का अणु है, ये भी ऑक्सीजन का अणु है, तो इनका क्या होगा? द्रव्यमान क्या होगा? समान, और आयतन भी क्या होगा? समान। तो उनको बोलेंगे अणु। पहली बात तो प्रूफ हो गई। ये बात हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ ली, पीछे भी मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं। अगली बात, अणु गोलीय होते हैं व पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। अणु गोलीय होते हैं भाई, अणु गोल होते हैं। केमिस्ट्री में परमाणु संरचना, अणु संरचना में आपको करवा चुका हूं। ये बात भी प्रूफ होती है। प्रत्यास्थ, तो हमने प्रत्यास्थता की थी। प्रत्यास्थता क्या होती है? प्रत्यास्थता होती है कि किसी वस्तु पर अगर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, और जब उससे बाह्य बल हटा लिया जाता है तो वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। यह होती है प्रत्यास्थता, यानी कि कोई भी वस्तु बाह्य बल लगाने पर अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जो वस्तु जितनी ज्यादा अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी, वो उतनी ही ज्यादा प्रत्यास्थ होगी। अब देखो, इसको मैं आपको चीज बताता हूं। आपने रबड़ बैंड देखा होगा, आप उसको खींचोगे, आपने बाह्य बल लगाया,
उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, जैसे ही आपने उसको छोड़ा वो अपनी पुनः उसी अवस्था में आ गया। वहीं ये मार्कर है, मैं इसको बाह्य बल लगा रहा हूं, क्या इसका आकार में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, यानी कि ये अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो रबर और मार्कर की अपेक्षा अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ कौन है, तो आप मार्कर को बोलोगे। यही बात किसमें होती है? गैसों में होती है कि वो ज्यादा प्रत्यास्थ होते हैं। तो आप कह सकते हो बाहरी बल लगाने पर, प्रत्यास्थ का मतलब बाहरी बल लगाने पर अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, अगली बात कह रहा है परस्पर टकराने के बाद भी उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती। अब गैसीय अणु जब आपस में टकरा रहे होते हैं, यानी कि ये भी अणु से टकरा गया, ये आपस में टकराते हैं, तो इनकी ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता। ये बात भी आपको याद रखनी है। गैस के अणु लगातार पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए गैस को इस पात्र में डाला गया है, तो ये यहाँ पर टकरा रहा है, ये यहाँ पर टकरा रहा है, ये यहाँ पर टकरा रहा है, यहाँ पर टकरा रहा है, कोई यहाँ पर टकरा रहा है ना। इस तरह से ये आपस में टकराते रहते हैं और जिससे पात्र की दीवारों पर दाब उत्पन्न होता है। अब ये आपस में टकराते हैं तो ये पात्र की दीवारों पर क्या बनाते हैं? दबाव बनाते हैं। यानी कि ये चाहते हैं कि हम दीवारों को तोड़कर बाहर निकले, क्योंकि गैसों का प्रसार का यही तो गुण है। प्रसार का मतलब होता है फैलना। तो गैस के अणु क्या चाहते हैं? फैलना चाहते हैं। कभी आप देखना गैस सिलेंडर अपने घर पे थोड़ा खुला रह जाता है, स्मेल आने लग जाती है ना गैस की। क्यों? क्योंकि उसके अणु फैलना चाहते हैं। वहीं अब हमारे घर में जो पानी की टंकी है उसका ढक्कन खुला रह जाए तो क्या पानी बाहर निकल जाता है? नहीं निकलता, वो उतना ही रहता है। ठीक है, लेकिन गैस के अणु बाहर निकलते हैं। समझ में आ रही है? तो दीवारों से टकराते हैं और इसे गैसीय दाब कहते हैं। गैस के अणुओं के आकर्षण और विकर्षण नहीं होता, स्थितिज ऊर्जा जीरो होती है। गैस के अणुओं में ना तो आकर्षण होता है और ना ही विकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। इनकी ऊर्जा क्या रहती है? जीरो रहती है, स्थितिज ऊर्जा। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसके समानुपाती होती है? परमताप के। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जितना ही आप गैस को ताप दोगे, उष्मा दोगे, वो उतनी ही ज्यादा फैलेगी। ये इस बात का प्रूफ करती है। गैसीय अणु का वास्तविक आयतन गैसीय अणु के संपूर्ण आयतन के तुलना में नगण्य होता है। जो गैस क्या वास्तविक आयतन होता है, गैस का जो नेचुरल आयतन है वो उसकी जो संपूर्ण आयतन की तुलना में जीरो होता है। कहने का मतलब क्या है? ये मान लीजिए कोई गैस है, इसको O2 गैस है, आपके पास है, इसको मान लीजिए इसके आपके पास 1000 कण है, 1000 कण है। ठीक है, आपने उसको प्रेशर दे दे के इतनी दूर में रख लिया, इतनी दूर में इस कणों को रख लिया। ठीक है, लेकिन ये तो इसका क्या हुआ? वास्तविक आयतन। अब जैसे ही आपने प्रेशर हटाया तो इसका जो संपूर्ण आयतन होगा वो पता नहीं कितना ही होगा, क्योंकि ये कण दूर दूर फैल जाएंगे। तो ये आयतन और ये आयतन इसकी तुलना में क्या हुआ? नगण्य हुआ। बस ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत बार करवा दी हैं, लेकिन बुक्स में टॉपिक था तो मुझे लगा आपको हल्का फुल्का बता देना चाहिए। यहां से सिंगल लाइन दैनिक जीवन के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप सभी बातों से कैलकुलेशन निकालकर हर एक बात का आप मुझे कमेंट सेक्शन में दैनिक जीवन के एग्जाम्पल जरूर देना। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको छोटी सी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। कोई भी खास बातें ऐसी नहीं थी जो मैंने आपको फिजिक्स में करवाई हुई नहीं है, सारी की सारी करवाई हुई है। वैसे तो करवाने का ये जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ मैं जब पढ़ाता हूँ तो आपको एक के साथ बहुत सी चीजें ऐड कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा आगे नया बतानी पड़े। तो ये बातें मैंने आपको बहुत पहले बताई हुई है। ठीक है, पर फिर भी इस फटाफट रिवाइज करवा दी, कोई वो लंबी चौड़ी बात नहीं। जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास देखी है उनको तो समझ में आ रही है, और जो पहली बार देख रहे हैं तो पिछली वाली क्लासों को देख कर आइए, सारा कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।